हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू श्री लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर श्रुति। हम पिछले लेक्चर से हरियाणा सिविल सर्विस 2024 का लॉजिकल रीजनिंग का टॉपिक कवर कर रहे हैं। पीवाईक्यूज जितने भी आए हैं उनको टॉपिक वाइज हमने कवर किया है वन बाय वन। अभी तक हम इसके 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। आज हमारा 4th लेक्चर है। इट मे बी पॉसिबल कि हमारे आज के लेक्चर में ही पूरा पेपर कवर हो जाए या मैक्सिमम इसके अलावा एक लेक्चर और लग सकता है। देखते हैं क्या कैसे होता है हमारा ये चीज़। इसके बाद हम 2023 के पेपर पे जाएंगे गाइस। होप्स आपने अब तक के पहले 3 लेक्चर्स इस सीरीज़ के कंप्लीट किए होंगे, आपको अच्छे लगे होंगे। गाइस, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, उसमें कुछ अच्छा लगता है या कुछ कमी लगती है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताया करें, ताकि अगर कुछ चेंज करना है तो मैं उसमें चेंज कर सकती हूँ। कोई कमी है, उसमें कुछ अपडेट करना है, या आपको अच्छा लग रहा है कि मुझे इस सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखना है, तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के थ्रू, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और कुछ गलती है, कुछ कमी है, तो मैं और ज़्यादा एफर्ट लगा के और ज़्यादा अच्छा उसको कर पाऊँ। ठीक है गाइस, होप सो नेक्स्ट टाइम से आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आप लोग। आज हम इसका जो टॉपिक करने जा रहे हैं, इसमें फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगी क्वेश्चन हमारे सीटिंग अरेंजमेंट की। गाइस, सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक अभी तक मैंने आपको नहीं करवाया है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से समझाऊँ, बताऊँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इसको समझने में। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तक हम अपने टोटल 38 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? 7 men A, B, C, D, E, F and G are standing in a queue, one behind the other in that order. That is, A is first in queue while G brings up the rear. Each of them is wearing a hat of a different color of the rainbow: violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red, but not necessarily in that order. It is also known that D can see in front of him green and blue hat, but not the violet one. ठीक है? E can see violet and yellow, but not the red one. G can see hat of all the color except orange. E is wearing the indigo colored hat, but color hat is worn by F. Option A is red, option B is orange, option C blue और option D is violet. तो देखिए गाइस, अब हम क्या करते हैं, हम 1 बाय 1 लाइन को डिकोड करते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं और उसे बहुत ही सिंपल वे में अपने कन्वीनियंट के हिसाब से नोट डाउन करते हैं, ताकि क्वेश्चन करने हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। ये कह रहा है 7 पर्सन है, ABCDEFG, जिनको आपने क्वी में खड़ा करना है, वन बिहाइंड द अदर इन दैट ऑर्डर, एक के पीछे एक। ठीक है, हमारे पास टोटल क्या है? 7 पीपल्स है गाइस, 7 पर्सनस है। कौन कौन से हैं 7 पर्सन? ABCDEFG, है ना? दीज आर 7 पीपल्स वी हैव। इनको हमें क्वी में एक लाइन में खड़ा करना है। ठीक है, अब ये कह रहा है दैट इज A इज फर्स्ट इन की वाइल G ब्रिंग्स अप द रियर। मतलब इसका मीनिंग क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो A है वो लाइन में सबसे पहले नंबर पे खड़ा है, और जो G है वो आपका सबसे लास्ट में आएगा, या कह लो पीछे से फर्स्ट आएगा। ठीक है गाइस, तो इन्होंने फर्स्ट और लास्ट आपको क्लियर कर दिया है। लाइन को आप देखो, हॉरिजॉन्टल जो होता है ना वो एक लाइन नहीं होती, तो थोड़ा वर्टिकल पोजीशन ही हम यहाँ पे प्रेफर करते हैं। मैंने मान ली ये मेरी फर्स्ट पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे A खड़ा है और ये लास्ट पोजीशन है जहाँ पे मेरे पास G खड़ा है। टोटल 7 मेंबर्स है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है? ईच ऑफ देम इज वियरिंग ए हैट ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ द रेनबो। गैस देखिए, अब इसने इस चीज़ को एक बार और क्लियर किया है। ये लोग लाइन वाइज खड़े हैं। ये कह रहा है G रियर अप, मतलब फॉलो करते हुए BCDEFG। ये आपको सीरीज दी है कि इसी पैटर्न के अंदर वर्टिकली फॉर्मेट में ये लोग बहुत ही क्लियर कट खड़े हैं। देखिए, उसके बाद क्या कह रही है? इन सब ने हैट पहनी है डिफरेंट कलर की।
कलर कौन से आपको गिवन है, रेनबो के कलर आपको गिवन है। रेनबो के कलर क्या होते हैं हमारे पता होगा, होप सो गाइस आपको, दैट इज द विबग्योर। विबग्योर इज द रेनबो कलर। क्या होते हैं गाइस बताइए, वॉयलेट, इंडिगो, नेक्स्ट इज ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड लास्ट वन इज द रेड, है ना। दिस आर द 7 कलर्स। अब इन्होंने एक चीज़ कर दी क्लियर कि जरूरी नहीं है कि जो पैटर्न आपने स्टैंडिंग का रख दिया कि सबने लाइन वाइज VIBGYOR इन कलर्स की कलर हैट पहनी है। नो, सेम ऑर्डर में है, ऐसा कोई कंपल्शन इन्होंने हमें नहीं दिया है। इट इज़ ऑल्सो नोन दैट D कैन सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू हैट बट नॉट द वॉयलेट। D यहाँ खड़ा है, ये कह रहा है अब जैसे आप लाइन में खड़े हो, जो पर्सन आगे खड़ा है उसे अपना पीछे का कुछ नहीं दिखेगा, है ना गाइस। आगे वाले पर्सन को अगर A फर्स्ट नंबर पे है तो A को पीछे में से A को किसी की भी हैट नहीं दिख सकती। अब ये कह रहा है जो D है, D कैन सी इन फ्रंट ऑफ हिम ग्रीन एंड ब्लू हैट। D को उसके आगे की कैप दिखेगी, पीछे की तो दिख नहीं सकती। और उसको कौन कौन सी कैप दिख रही है, ग्रीन और ब्लू। मतलब ग्रीन और ब्लू कहीं ना कहीं आगे के किसी मेंबर ने पहनी है, बट उसको वॉयलेट हैट नहीं दिख रही। इसका मतलब वॉयलेट कलर की हैट कहीं पीछे वाले किसी पर्सन ने पहनी है। होप्स आपको ये लाइंस क्लियर हो रही है, क्वेश्चन कैसे बता रहा है समझा रहा है, आपको सिर्फ वो चीज़ क्लियर करनी है। नेक्स्ट देखिए, E कैन सी वॉयलेट एंड येलो। जो E है वो यहाँ खड़ा है, E को वॉयलेट कलर की हैट दिख रही है। इसका मतलब जो पर्सन E के आगे है उनमें से किसी ने वॉयलेट कलर की हैट पहनी है। D के आगे किसी ने वॉयलेट कलर की हैट नहीं पहनी गाइस, क्योंकि D को नहीं दिख रही है। इसका मतलब वॉयलेट कलर की हैट कौन पहनेगा, D। ये चीज़ तो क्लियर होगी कि जो मेरा D है वो वॉयलेट कलर की हैट पहनेगा। होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है ना गाइस। आगे देखो, E कैन सी वॉयलेट एंड येलो हैट बट नॉट द रेड हैट। E को वॉयलेट भी दिख रही है और वॉयलेट के अलावा एक कलर और उसे दिख रहा है, वो है येलो। येलो दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर वालों में किसी ने येलो हैट पहनी होगी डेफिनेटली। बट कौन सी हैट उसको नहीं दिख रही, रेड। वॉयलेट मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, वॉयलेट मेरा ऐड हो चुका है। रेड कलर की हैट मुझे E को नहीं दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, G कैन सी हैट ऑफ ऑल द कलर। G को हर कलर की हैट दिखेगी क्योंकि G लास्ट में खड़ा है गाइस। सिर्फ एक कलर नहीं दिखेगा जो उसने खुद पहना हुआ है, अपने पहने हुए कलर तो वो नहीं दिख सकता। तो कौन से की अलावा उसको सारी हैट दिख रही है, उसको ऑरेंज कलर की हैट नहीं दिख रही। इसका मतलब G ने कौन से कलर की हैट पहनी होगी गाइस, G ने पहनी है ऑरेंज कलर की हैट। होप्स आपको ये चीज़ क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब तो इसका मतलब F ने कौन सा कलर की हैट पहनी होगी, यहाँ से क्लियर है, F विल बी इन रेड कलर, ठीक है गाइस। आपको अब ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद कौन से कलर्स बचते हैं अब, ग्रीन, ब्लू, येलो और एक कलर बचता है जो जो है वो कैरी करेगा, दैट इज़ इंडिगो। क्योंकि तीनों के लिए मेरे पास कलर शेड है, मुझे बताना देखना है बस। तो मतलब E के लिए कलर आ गया इंडिगो, जो बचता था वो E के पास आ गया। आगे देखो क्या कह रही है, E इज़ वियरिंग इंडिगो कलर, बता ही दिया इन्होंने। व्हाट कलर हैट इज़ वॉर्न बाय F। F ने कौन से कलर की हैट पहनी है, मुझे इनको डिकोड करना ही पड़ा। F ने किस कलर की पहनी है, डेफिनेटली रेड कलर की हैट, है ना गाइस। होप्स आपको ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन का है इसी तरह से होते हैं, 1 बाय 1 एक एक स्टेटमेंट को जैसे इन्होंने बताया उसी फॉर्म में अरेंज करते जाना है आपको। इसके अलावा और आपको दूसरा कुछ मेथड यूज़ नहीं करना। दिस इज़ द वन एंड ओनली वन मेथड। एक स्टेटमेंट को लो, उसको अच्छी तरह से नोट डाउन करको, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से नोट करो। आप 1 बाय 1 लाइन लिखोगे उसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे जैसे इन्होंने बोला मैंने अपने हिसाब से इसको डिकोड किया और बहुत ही ईजी हो गया इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना मेरे लिए गाइस, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमें क्या कह रहे हैं देखते हैं। चलिए देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर
हमारा 40 से 43 की जो सीरीज़ है उसके लिए हमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलोंगिंग टू 40 to 43। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स क्या है। 11 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, रवि, विपुल, केतन, जॉली, आबिद, सलमान, धारा, हरलिन, निकिता, जॉय एंड विमल। ठीक है, these are the 11 students are sitting in a row of the class facing the teacher. Jolie, who is to the immediate left of Salman, is second to the right of Ketan. Ravi is second to the right of Abid, who is at one of the end. Joy is the immediate neighbor of Ravi and Vipul and third to the left of Thara. Harlin is to the immediate left of Jolie and third to the right of Nick. देखिए गाइस, जो अब हमने स्टेटमेंट पढ़ी है यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन निकल रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में स्कोरिंग होते हैं। रीज़न, एक स्टेटमेंट को सोल्व करके अब 4 क्वेश्चन में मार्क्स लेके आ पा रहे हो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो कभी एग्जाम में स्किप करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी प्रैक्टिस करो कि ये क्वेश्चन तो कभी आपके मार्क्स लूज ना होने दे। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट को अगेन उसी प्रोसीजर से पढ़ेंगे, उसी तरह से डिकोड करेंगे, देन हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए क्या कह रहे स्टेटमेंट। रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुल। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। टोटल हमारे पास 11 स्टूडेंट है गाइस, है ना। वी हैव द 11 स्टूडेंट्स। रवि, विपुल, केतन, जॉली, आबिद, सलमान, धारा, हरलिन और निकिता। मैं क्या कर रही हूँ गाइस, मैं सबके सिंगल फर्स्ट लेटर, फर्स्ट इनिशियल्स को यूज़ करूँगी ताकि मुझे बड़ा कैपिटल पूरा नाम ना लिखना पड़े। बार बार वो नाम हम ये लिखेंगे, यूज़ करेंगे तो थोड़ा लेंथी हो जाती है प्रोसीजर। ठीक है, हमारे पास कौन कौन है, 11 स्टूडेंट है। मैं साइड्स में क्या लिख रही हूँ, आर है, वी है, के है, जे है, ए है, एस है, डी है, एच है, एन है। दीज आर द 11 स्टूडेंट वी हैव। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या कह रहा है, दीज आर सिटिंग। एक सेकेंड में नाम अधूरे रह गए इसके। अदर देन दैट, जे नाम से 2 है गाइस, एक जॉय है, एक जॉली है। तो जॉय को मैं GOY जॉय ही लिख देती हूँ। ठीक है, इजी रहेगा। वी नाम से भी हमारे पास 2 थे, एक विपुल और एक विमल। विपुल को VP लिख रही हूँ, विमल को मैं VM लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। आर सिटिंग इन अ रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर। ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये क्लास में बैठे हैं अपने टीचर की तरफ फेस करके गाइस। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, जब भी सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन हम करते हैं और आपको ये नहीं बताया है कि उस पर्सन का जो फेस है किस डायरेक्शन में गिवन है, तो आप उसको नेचुरली एज्यूम करोगे दैट ही इज़ फेसिंग टवार्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन हमारी ये वाली होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये टीचर बैठी है और यहाँ इसकी तरफ फेस करके सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं 11 के 11। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है गाइस, दीज आर आवर 11 स्टूडेंट्स। अब ये क्या कह रहे हैं, जोली, हु इज़ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सलमान, इज सेकेंड टू द राइट ऑफ केतन। जोली जो है वो सलमान की इमीडिएट लेफ्ट में है। देखो गाइस, लेफ्ट राइट, इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट राइट, ये ऐसे कंसेप्ट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोई पर्सन है, उसके लेफ्ट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उसके राइट में बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट का मतलब क्या होता है कि जस्ट बगल में, अगर एक पर्सन यहाँ है तो उसके जस्ट बगल वाला पर्सन होता है इमीडिएट पर्सन, लेफ्ट राइट जो भी आपको बोला गया। ठीक है, अब वो इस तरफ फेस करके खड़ा है तो उसका राइट हमेशा ये होगा और इसका लेफ्ट हमेशा यहाँ होगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है आपको, जो जोली है हु इज़ टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सलमान। मैं इस लाइन पे अभी नहीं बना सकती क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कहाँ खड़ा है। ठीक है, सलमान की इमीडिएट लेफ्ट पे कौन खड़ा है, जोली खड़ा है। ठीक है, ये सलमान है और ये जोली है। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ केतन। जो जोली है वो केतन का सेकेंड राइट है, ये केतन है 1 2, सेकेंड राइट पे जोली है। होप सबको चीज़ क्लियर होगी क्योंकि इनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा, इस चीज़ को आप भूलिएगा मत।
सेकंड स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रवि इज सेकंड टू द राइट ऑफ आबिद। अभी हमें ना रवि दिया है ना आबिद दिया है ना। हु इज एट वन ऑफ द एंड। अब ये कह रहा है रवि जो है सेकंड टू द राइट ऑफ आबिद, आबिद के सेकंड राइट पर एग्जिस्ट करता है, और जो आबिद है वो या तो इस कॉर्नर पे है या फिर इस कॉर्नर पे है। ठीक है, आप अभी तक के स्टेटमेंट से आपने एक कंक्लूजन ये बना लिया। अब आपके पास एक कंक्लूजन क्या बन रहा है आबिद को लेकर के, कि आबिद या तो बिल्कुल इधर है और उसके सेकंड, क्या बोला है इसने, रवि सेकंड टू द राइट ऑफ आबिद। ठीक है, इसका राइट ये होगा, सेकंड टू द राइट यहाँ रवि होगा। अगर मैं अभी आबिद को यहाँ बिठाती हूँ तो इसका राइट यहाँ है, अगर इस कॉर्नर पे वो है तो इसके राइट में रवि बैठ नहीं सकता गाइस। इसका सीधा साधा मतलब है कि मुझे आबिद को कहाँ बिठाना होगा, आबिद शुड बी एग्जिस्ट हेयर, रवि शुड बी एग्जिस्ट हेयर। होप से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि मैंने आबिद को यहाँ क्यों नहीं बिठाया। इन्होंने मुझे बोला था दोनों में से एक एंड के ऊपर आबिद बैठा है, इस एंड पे अगर मैं आबिद को बिठाती हूँ तो मैं रवि को नहीं बिठा सकती। रीज़न इज़ कि रवि जो है वो आबिद के राइट में बैठा है और यहाँ से एंड है, इसके राइट में कोई पर्सन बैठा ही नहीं है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, जोई इज़ द इमीडिएट नेबर ऑफ रवि एंड विपुल एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ धारा। जोई रवि और विपुल का इमीडिएट नेबर है, दो पर्सन के बीच में बैठा है जोई। अगर मैं जोई को यहाँ बैठाती हूँ तो क्या है कि रवि तो बैठा है यहाँ पे, विपुल नहीं बैठा है। इसका मतलब जोई को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा और विपुल को मुझे यहाँ बिठाना पड़ेगा। गाइस होप्स आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि इसने कहा है जोई रवि और विपुल के बीच में बैठा है। एंड हु इज़ एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ धारा, और जोई धारा के थर्ड लेफ्ट में भी बैठा है। धारा को मैं कहाँ बिठाऊँ, लेफ्ट इस डायरेक्शन में, थर्ड लेफ्ट है, ये थर्ड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, इसका मतलब धारा यहाँ बैठा है गाइस, डी। ठीक है, धारा आपका यहाँ बैठा है। अभी तक इनमें से कोई पॉइंट यहाँ पे नहीं आया तो अभी हमें नहीं पता ये कहाँ बैठे हैं। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं तब तक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हरलिन इज टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जोली। जोली जहाँ भी बैठा है हरलिन उसके इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है। इसका मतलब हरलिन हमारा यहाँ बैठा है गाइस। KHJS पॉइंट क्लियर हो गया हमें, है ना। ये दो चारों के चारों एक साथ बैठे हैं। उसके बाद कह रहा है एंड थर्ड टू द राइट ऑफ निकिता, और निकिता के थर्ड राइट में बैठा है। निकिता के थर्ड राइट में, इसका मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, हरलिन की। ये कौन से नंबर पे आएगा, अगर थर्ड, सेकंड, वन, यहाँ पे आपकी आएगी नितिका। अब एक चीज़ देखो गाइस, ये चारों एक साथ बैठेंगे, जहाँ में बैठेंगे, यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ भी नहीं, चार स्पेस सिर्फ आपके यहीं खाली है, तो इन चारों को आप लगातार इस तरह से बिठा दो। सो सिंपल, KHGS। अब आपके क्या क्या स्पेस खाली है, अब ये देखो नितिका को मुझे बिठाना है। नितिका और हरलिन के बीच रिलेशन बताया कि हरलिन के थर्ड टू द राइट ऑफ नितिका, हरलिन जो है थर्ड राइट है, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, मतलब नितिका हमारी यहाँ बैठी है और उसका थर्ड राइट हरलिन है। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब मेरा एक स्पेस खाली बचा है इस, तो ये किसके लिए है, एक पर्सन मेरा बैठा है ना, विमल, ये विपुल था। हो गया क्लियर, आपकी सीटिंग अरेंजमेंट तो कंप्लीट हो गई ना। होप्स अगर ऐसे यहाँ से, है ना, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आपको यहाँ पे। अब ये नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चंस दिए हैं, वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ना है आपको। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आते जाएंगे, खुद से पढ़िएगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते रहिएगा। मैंने आपको स्टेटमेंट बताई है, समझाई है, अरेंजमेंट्स बता दी कैसे कैसे बैठे हैं। अगर आपने वीडियो पोस्ट करके खुद से क्वेश्चन ट्राई किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो अब भी क्वेश्चन एटलीस्ट खुद से करिए इसके। देखिए स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा, फिर वीडियो को आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, मतलब अब इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। क्या कह रहा है आप देखिए, हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, रो के मिडल में कौन बैठा है गाइस। 11 पोजीशन है, 5 5, तो रो के मिडल में कौन है, रो के मिडल में आपकी बैठी है निकिता। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी, निकिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप सब देखिए क्या
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट मोस्ट एंड? लेफ्ट मोस्ट एंड, ये राइट एंड है, ये लेफ्ट एंड है, सबसे लेफ्ट एंड पे कौन बैठा है? लेफ्ट मोस्ट एंड पे आबिद बैठा है। तो 41 आबिद कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ई आबिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे अपना। क्वेश्चन नंबर 42 आपको क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द अबव सिटिंग अरेंजमेंट? आपको 4 स्टेटमेंट दी है और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो ट्रू है। देयर आर 3 स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन जॉली एंड धारा, इज इट ट्रू? जॉली एंड धारा के बीच में 3 लोग बैठे हैं, ये रहा धारा, ये रहा जॉली, 2 लोग हैं भाई, रॉन्ग है स्टेटमेंट तो। नेक्स्ट कह रहा है धारा एंड केतन और नेबर सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ हरलिन। धारा और केतन नेबर तो है, सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ हरलिन, क्या हरलिन के इमीडिएट राइट में है? नो गाइस, इमीडिएट लेफ्ट में है, राइट में नहीं है, स्टेटमेंट रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, विपुल इज सिटिंग बिटवीन जॉय एंड निकिता। विपुल का है, ये रहा जॉय निकिता, उनके बीच में बैठे हैं, एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर सी सही है गाइस। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डी भी पढ़ सकते हो, विमल इज सिटिंग बिटवीन रवि एंड जॉय। विमल का है, ये रहा रवि और जॉय के बीच में क्या? नहीं भाई, आबिद और रवि के बीच में है ना। बताओ क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा? मुझे आपको स्टेटमेंट समझानी थी इसलिए मैंने इतना टाइम लिया, बट जैसे ही आपने ये डायग्राम बना लिया, आपके 4 क्वेश्चन करने में आपको 20 सेकंड लगे होंगे। तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन में कोई वो नहीं है, 3 हुए अभी हमारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और पेंडिंग है, इसी स्टेटमेंट से बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? इफ आबिद एंड जॉली, आबिद एंड जॉली, केतन एंड विपुल, रवि एंड हरलिन एंड विमल एंड सलमान इंटरचेंज देयर पोजीशन, इनकी पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो रही है। आबिद की जगह जॉय आ जा रहा है, रवि की जगह हरलिन आ रहा है, केतन की जगह विपुल आ रहा है, विमल की जगह सलमान आ रहा है। ठीक है, ये तो आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्टूडेंट इज द एंड? अभी एंड में कौन सा पेयर आएगा? अभी तक आबिद और सलमान था, आबिद और सलमान की पोजीशन देख लो किस किसने रिप्लेस किया। आबिद की पोजीशन किसने रिप्लेस किए गाइस? जॉय ने रिप्लेस किया ना आबिद की पोजीशन को, है ना। आबिद की जगह जॉय आएगा। और सलमान की पोजीशन किसने रिप्लेस किया है? विमल ने रिप्लेस किया है। तो आपका इसका आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से बताओ गाइस, इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक सेकंड, आबिद के साथ जोली था गाइस, जॉय नहीं था। हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया मुझे। तो जॉली और विमल इज योर फाइनल आंसर। आबिद की जगह जॉली, सलमान की जगह विमल, तो फाइनल आंसर वुड बी आबिद एंड जॉली, ऑप्शन नंबर जॉली एंड विमल, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी गाइस। होप्स आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन थे हमारे इस स्टेटमेंट बेस पे, चारों क्वेश्चन उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। देखिए गाइस, सिटिंग अरेंजमेंट के इतने क्वेश्चन थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इस PYQ की सीरीज़ में, वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये टॉपिक हमने क्लास में कवर कर लिया है, इसके क्वेश्चन होप्स आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन भी अगेन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसके बेस पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन करने हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से अच्छे से पढ़िए, अपने हिसाब से डायग्राम बनाइए और फिर ऑप्शंस को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, 44 से लेके क्वेश्चन नंबर 48 तक आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं। ये सीरीज आपकी रहने वाली है इस क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए गाइस देखिए 44 से 48 हमारी जो क्वेश्चन सीरीज है उसकी स्टेटमेंट क्या है उसको ध्यान से सुनिएगा इन्फॉर्मेशंस को। ऑल द स्ट्रीट ऑफ ए सिटी आर आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू वन अनदर। स्ट्रीट्स आर ऑल स्ट्रेट। स्ट्रीट NOPQR are parallel to one another and street STUVWXY are parallel to one another. Street N is 1 kilometer east of Street O. Street O is half kilometer west of Street P. Street Q is 1 kilometer west of Street R. Street S is half kilometer south of Street T. Street U is 1 kilometer north of Street V. And Street W is half kilometer north of Street X. And Street W is 1 kilometer south of Street Y. दिस इज़ योर क्वेश्चन गाइज। इसके बेस पे आपको
जो क्वेश्चंस दिए गए हैं 5 क्वेश्चन हैं, इसके बेस पे आपको जो करने हैं 1 बाय 1 वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन को समझ लिया होगा ऑप्सो। चलो स्टार्ट कर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं खुद से अच्छे से दोबारा आपको ये चीज़ समझाती हूँ कि आप क्वेश्चन कह रहे हैं। जिसको समझ में आया है वो क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए, ऑल द स्ट्रीट ऑफ अ सिटी आर आइदर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू वन अनदर। एक सिटी है, शहर है, जहाँ पे जितने भी स्ट्रीट हैं वो या तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है गाइस, या फिर वो पैरेलल है, ठीक है। द स्ट्रीट आर ऑल स्ट्रीट, और सारी की सारी स्ट्रीट है, कोई टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रीट्स आपकी नहीं है। स्ट्रीट क्या क्या गिवन है आपको, NOPQR जो है वो पैरेलल है एक दूसरे के। क्या कह रहा है ये, NOPQR फर्स्ट स्ट्रीट, NOPQR ऑल स्ट्रीट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद कह रहा है जो स्ट्रीट्स हैं STUVWXY वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। आप ये 2 स्टेटमेंट्स अच्छे से दी है। उसके बाद ये बता रहा है कौन सी स्ट्रीट्स कहाँ हैं, वो हम डायग्राम बनाते हैं। स्ट्रीट N इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ स्ट्रीट O। ये मेरी स्ट्रीट O है अगर, ठीक है, दिस इज स्ट्रीट O। स्ट्रीट O और स्ट्रीट N के बीच में 1 किलोमीटर का गैप है, दोनों पैरेलल हैं, O और N आर पैरेलल है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये है 1 किलोमीटर का गैप। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रीट O इज हाफ किलोमीटर वेस्ट ऑफ स्ट्रीट P। स्ट्रीट P के वेस्ट में, देखो गाइस ये कंसेप्ट होप सो आपको समझ में आता होगा ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये क्या कह रहे हैं, जो स्ट्रीट O है वो हाफ किलोमीटर P के वेस्ट में है। P को यहाँ होना पड़ेगा कहीं। अब ये 1 किलोमीटर है, इसका मतलब P स्ट्रीट कहीं ना कहीं यहाँ सेंटर में है, तभी ये डिस्टेंस हाफ किलोमीटर हो पाएगा। ये O इसके वेस्ट में है क्योंकि, है ना, वेस्ट डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगी। नेक्स्ट ये कह रहे हैं स्ट्रीट Q इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ स्ट्रीट R। स्ट्रीट Q और R की बात दी है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, हम अलग से बना लेते हैं। स्ट्रीट Q स्ट्रीट R के वेस्ट में है, कितना वेस्ट में है, 1 किलोमीटर का गैप है इनके बीच में। दिस इज स्ट्रीट Q एंड दिस इज स्ट्रीट R, दिस इज द 1 किलोमीटर का डिस्टेंस का, ठीक है। थोड़ा सा आप कहोगे कि इसमें 1 किलोमीटर कम दिख रहा है, ये ज़्यादा दिख रहा है, हम स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट थोड़ा सा अपने हिसाब से वो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइस, ये भी पैरेलल है, देखो मेंशन है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, स्ट्रीट S इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ स्ट्रीट T। अब ये कह रहा है कि साउथ में है, मतलब नॉर्थ साउथ की बात कर रहा है। अब ये स्ट्रीट S इज हाफ किलोमीटर साउथ, S नीचे है, साउथ की तरफ है T के कंपैरिजन में। मतलब देखिए, अगर ये मेरी स्ट्रीट T है तो ये मेरी स्ट्रीट S होगी हाफ किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या कह रहे हैं, स्ट्रीट U इज 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ स्ट्रीट V। ये स्ट्रीट मेरी U है, स्ट्रीट U इज 1 किलोमीटर नॉर्थ। स्ट्रीट U नॉर्थ की तरफ है स्ट्रीट V से, ये मेरी V है और इनके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है गाइस, ठीक है। होप्स आपकी चीज़ क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट से कह रहा है स्ट्रीट W इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ स्ट्रीट X। W और X अगेन बनाते हैं, चलो। कह रहा है स्ट्रीट W हाफ किलोमीटर नॉर्थ है स्ट्रीट X के। ये मेरी स्ट्रीट X है, एक मिनट गाइस, स्ट्रीट X, इसके हाफ किलोमीटर अबव क्या है, स्ट्रीट W है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, स्ट्रीट W इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ स्ट्रीट Y। स्ट्रीट Y से 1 किलोमीटर डाउन स्ट्रीट W है, ठीक है। आपकी 4 डायग्राम अभी तक बनाए हैं मैंने, ये आपकी स्टेटमेंट थी, जिस स्टेटमेंट के बेस पे आपके ये 1 2 3 4 5 डायग्राम्स बने। होप्स आपको 5 डायग्राम क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखते जाइए और उसके आंसर मुझे करते जाइए गाइस, ठीक है। टू क्या कह रहा है हमें, इफ W इज पैरेलल टू U। ये कह रहा है अगर W और U आपस में पैरेलल है, ये मैंने बनाए हैं,
वैसे इन्होंने बोला है यहाँ पैरेलल है, W और U कह रहे हैं आपस में पैरेलल है, एंड W इज हाफ किलोमीटर साउथ ऑफ V। W हाफ किलोमीटर V के साउथ में है, इसका मतलब ये ऊपर है और ये नीचे है गाइस। होप्स आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। मतलब इनके हिसाब से ये वाली चीज़ पूरी नीचे आई है। ये मेरा Y है, ये मेरा W है और ये मेरा X है। V और W के बीच कितना गैप दे रहा है ये? हाफ किलोमीटर कह रहा है ना। पर आप कहोगे अगर मैं इसको और इसको हाफ बना रही हूँ, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो गाइस ज़रूरी नहीं है ना Y यहाँ पे है। मैंने सिर्फ इस चीज़ को आपके लिए एज इट इज़ यहाँ उतारा है। अब एक्चुअल में हुआ क्या होगा, ये Y कहीं इनके बीच में लाई कर रहे हैं यहाँ पे, इस हिसाब से है ना। Y को आप इग्नोर करो, आप मान लो ये आपका W है और ये हो गया X, ठीक है। Y कहीं यहाँ एग्जिस्ट कर लेगा। ये डिस्टेंस आपका हाफ किलोमीटर इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद कह रहा है W हाफ किलोमीटर है V के साउथ में एंड 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ T, और इसको मैं T मान रही हूँ, और ये डिस्टेंस कह रहा है 1 किलोमीटर है कि W T से 1 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। देन विच टू स्ट्रीट वुड बी 1.5 किलोमीटर अपार्ट। तो कौन सी दो स्ट्रीट ऐसी होगी जो 1.5 किलोमीटर अपार्ट एग्जिस्ट करेगी, आपको ये बताना है। ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आपने देख लिए होंगे। U और X की बात कर रहे हैं, V S V T या W V, है ना। देखो मैं इस फिगर को आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर रही हूँ गाइस। दिस इज U, दिस इज V, दिस विल बी W। ये W है तो मैं कहीं ना कहीं Y को यहाँ ला सकती हूँ, ठीक है। और W और X के बीच में मुझे पता है हाफ का डिस्टेंस था, और W और T के बीच में मुझे पता है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस मेरा हाफ किलोमीटर है, ये डिस्टेंस अगेन मेरा हाफ किलोमीटर है। U और V के बीच में मेरा डिस्टेंस 1 किलोमीटर है ना गाइस। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपको बताना 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, क्या U और X के बीच में 1.5 बनेगा? मोर देन 1.5, 2 किलोमीटर का इस फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। V और S तो यहाँ कहीं है ही नहीं। V और T, दिस इज V, दिस इज T, हाफ हाफ हाफ। यस, V और T इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट बोला है W एंड V, W और V के बीच में तो हाफ ही है। होप्स आपको क्वेश्चन नंबर 44 क्लियर हो गया होगा, उसका आंसर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज वुड मेक टू स्ट्रीट कोइंसाइड। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सी पॉसिबिलिटीज है कि दो स्ट्रीट्स एक दूसरे से कोइंसाइड करे, सेम जगह पे दोनों स्ट्रीट एग्जिस्ट करती हो। इस चीज की कितनी पॉसिबिलिटीज है। ये कह रहा है इफ X इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ U, आपको ये चीज दी है ना। अभी कह रहा है अगर जो X है वो हाफ किलोमीटर हो नॉर्थ ऑफ U के, ये U था, ये X है, ये कह रहा है इनके बीच का डिस्टेंस हाफ किलोमीटर होगा इस, ठीक है। होप्स आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी। उसके बाद कह रहा है P इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ Q, यहाँ से तो नहीं हो रही ना इस पॉसिबिलिटी से, कोइंसाइड कुछ भी नहीं हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है P इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ Q, P और Q के बीच में 1 किलोमीटर का गैप है, हो सकता है गाइस, पर ओवरलैप नहीं हो रहा क्योंकि P और N के बीच में हाफ का है, तो अगर इनके बीच में 1 का है तो ये यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर जाएगा ना, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा है। Q इज हाफ किलोमीटर ईस्ट ऑफ N, Q ये रहा N के हाफ किलोमीटर ईस्ट में है Q, N का ईस्ट यही होगा, ये डिस्टेंस हाफ किलोमीटर, बट कोइंसाइड तो नहीं हो रहा। हाफ किलोमीटर तो ठीक है मिल गया, कोइंसाइड नहीं हो रहा। R इज हाफ किलोमीटर ईस्ट ऑफ O, R इज हाफ किलोमीटर ईस्ट ऑफ O। अगर जो R है वो O के हाफ किलोमीटर ईस्ट पे है, O का हाफ किलोमीटर ईस्ट पे मुझे P दिख रहा है गाइस। अगर इस जगह पे R को भी मैं एग्जिस्ट करती हूँ तो अगेन ये दोनों P और R स्ट्रीट कोइंसाइड हो गई है एक ही जगह पे। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर D, R इज हाफ किलोमीटर ईस्ट ऑफ O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। इफ स्ट्रीट R इज बिटवीन O एंड P, अगर मैं स्ट्रीट R को स्ट्रीट O और P के बीच में ले आती हूँ
देन डिस्टेंस बिटवीन एन एंड क्यू क्या होगा? स्ट्रेट आर मेरी ये है और क्यू और आर के बीच में 1 किलोमीटर का गैप है। तो देखिएगा इस क्या चीज़ ये कह रहा है हमसे, ठीक है। जो हमें स्ट्रीट्स हमने स्टार्टिंग में बनाई थी ओ पी एन क्यू आर, उसी को रीअरेंज करना है। पहले हम ओ पी एन को उसी फॉर्मेट में रखते हैं। दिस इज स्ट्रीट ओ, दिस इज स्ट्रीट पी एंड दिस इज स्ट्रीट एन। ये हाफ है और ये भी हाफ है, ठीक है। अब इसने हमें क्या कहा कि जो स्ट्रीट आर है वो ओ और पी के बीच में आ जाए। अगर ये मेरी स्ट्रीट आर बनेगी गाइस, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 डिस्टेंस और ये भी क्या हो जाएगा 1/4 डिस्टेंस, क्योंकि ये हाफ था। और जो आर और क्यू था उसमें भी एक रिलेशन था। ठीक है गाइस, तो अब क्या है Q और R, R मेरा यहाँ है, R और Q के बीच में मेरा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस था। अगर ये मेरा पॉइंट Q है तो ये जो R और Q के बीच डिस्टेंस होगा ये होगा 1 किलोमीटर, है ना। अब इसने क्या पूछा यहाँ से, डिस्टेंस बिटवीन N एंड Q क्या होगा। ये मेरा N है, ये मेरा Q है, टोटल डिस्टेंस बताना है। ये हो गया 1 किलोमीटर और ये कितना हो जाएगा हाफ प्लस 1/4 हो गया, है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस मेरा कितना हो गया गाइस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1, है ना। या फिर इसको मैं कह सकती हूँ किसी और फॉर्मेट में अगर मैं कहना चाहूँ क्या कह सकती हूँ मैं, अगर ये डिस्टेंस 1 है और ये भी ओवरऑल डिस्टेंस मेरा जो है यहाँ से यहाँ तक 1 है, टोटल 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर में से मैं 1/4 डिस्टेंस माइनस कर दूँ, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 बार काउंट हो गया। देखो ये 1 ये 1, ये डिस्टेंस का माइनस कर दूँ एक बार तो मेरा अगेन फाइनल डिस्टेंस आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस 2 - 1/4 कह लो या फिर 2 - 0.25 कह लो, तो 1.75 इज योर फाइनल आंसर। आपका ऑप्शन पॉइंट्स में है इसलिए मैंने पॉइंट्स में आपको आंसर निकाल के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, इफ आर इज बिटवीन ओ एंड पी। अगेन वही स्टेटमेंट है कि आर ओ और पी के बीच में है अगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। सेम आपकी फिगर रहेगी, आपको बस स्ट्रेट ऑप्शन पढ़ने हैं और आपको आंसर देना है। क्यू इज 1.75 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एन। ये एन है ये क्यू है, जो क्यू है वो एन के वेस्ट में है और कह रहा है 1.75 किलोमीटर वेस्ट है। डिस्टेंस हमने अभी अभी निकाला है इनका। ये स्टेटमेंट तो राइट है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, ऑप्शन ही नहीं आएगा। ऑप्शन भी कह रहा है पी इज लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम क्यू। जो पी है वो क्यू से क्या है 1 किलोमीटर लेस है। P is less than 1 किलोमीटर फ्रॉम क्यू। क्यूज और P के बीच जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर से कम है। दिस इज द रॉन्ग। 1 किलोमीटर ये हो गया, P यहाँ है 1 + 0.5 सॉरी 1 + 0.25 1.25 का गैप है, 1 से छोटी नहीं है 1 से बड़ी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आएगा सही आंसर, क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछी थी, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड देखिए आर इज लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम एन। आर और एन कहाँ है, ये आर और ये एन। आर जो है और एन है इनके बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल कम है। ये हाफ है और ये 1/4 है, अगर 1/4 और हो जाता तो कंप्लीट हो जाता, बट ये डिस्टेंस 0.7 किलोमीटर का है, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, क्यू इज लेस देन 1 किलोमीटर फ्रॉम ओ। क्यू और ओ के बीच में डिस्टेंस 1 किलोमीटर से कम है गाइस, ये भी सही है। यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ तक तो 0.75 किलोमीटर हो रहा है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी पे जो स्टेटमेंट वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे अपनी। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बता रहा है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ही है, ठीक है। आर एंड ओ इंटरसेक्ट, जो आर और ओ है वो इंटरसेक्ट कर रही है गाइस। आर और ओ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि दीज बोथ आर पैरेलल लाइंस, ठीक है, और इनके बीच गैप है, तो ये आंसर नहीं आएगा।
क्यू इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ओ। क्यू ओ से ईस्ट डायरेक्शन में है और वो भी 2 किलोमीटर। नो भाई, वेस्ट डायरेक्शन में है ना। हाँ, अगर ये ग्राफ भी आप मानते हो तो भी नहीं आएगा ना आंसर, क्योंकि 2 किलोमीटर का गैप फिर भी नहीं आ रहा। ये 1 और ये हाफ, अगर आप पहले इस फिगर को भी एज्यूम कर लो। ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्यू इज एट लीस्ट 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ नॉर्थ। जो क्यू है वो कम से कम एट लीस्ट 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एन। अगर इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर से ये चीज़ कंक्लूड हो रही है, ये एन है, ये क्यू है, और जो क्यू है वो एट लीस्ट 2 किलोमीटर वेस्ट से है। 2 किलोमीटर नहीं है भाई, ये 1 है और ये डिस्टेंस आपका 1 से कम है। अगर 1 होता तो आप 2 किलोमीटर कहते, ये स्टेटमेंट सही हो जाती है, बट ये 1 नहीं बन पा रहा है। ये टोटल डिस्टेंस आपका 1.75 है, 2 नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, y इज 1.5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ x। y क्या है, 1.5 किलोमीटर है नॉर्थ में, किसके, x के। इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू, बिकॉज गाइस y और w के बीच में 1 किलोमीटर का गैप था और w और x के बीच में हाफ किलोमीटर का गैप था, तो ये टोटल गैप कितना हो गया, 1.5 किलोमीटर। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। देखिए गाइस, हमने इस स्टेटमेंट बेस पे टोटल 5 क्वेश्चन किए और पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे। ठीक है, मैं मानती हूँ टाइम लगा करने में, वो इसलिए लगा क्योंकि मुझे आपको एक एक पॉइंट, एक एक कंसेप्ट समझाना था। जब आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो देखना आपका टाइम आधे से भी आधा हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना टाइम कम लगेगा। ये भी देखो ना, 5 क्वेश्चन सीधा आपके एक क्वेश्चन से हो रही है। अगर आप 5 इंडिविजुअल क्वेश्चन करते हैं तो पता नहीं कितना टाइम लग सकता था आपको, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी चांस मत ले, कोई गलत होने का चांस मत दे, स्किप ना करें। इस तरह के क्वेश्चन हर हाल में आप अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अभी तक हम टोटल कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं, 48। नेक्स्ट हम 49th क्वेश्चन कर रहे हैं। 49th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए गाइस, क्या कह रहा है 49th क्वेश्चन हमें। 49th question is, a man is performing yoga with his head down and legs up. A man is performing yoga with his head down and legs up. His face is towards south. In which direction will his right hand be? गाइज, ये क्वेश्चन मैंने ना लेक्चर के अंदर भी करवाया। ऑप्शन ए इज नॉर्थ, ऑप्शन बी इज साउथ, ऑप्शन सी इज ईस्ट और ऑप्शन डी इज वेस्ट। जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा होगा वो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए मैं अभी सॉल्व करके दिखाती हूँ, उन्हें बताती हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए गाइस, अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक पर्सन है, उसका सर नीचे है, पैर ऊपर है और उसका फेस साउथ की तरफ है। अब आप अगर ये सोचते हो, आप साउथ की तरफ फेस करके खड़े हो और फिर आपने अपने सर को नीचे और पैर को ऊपर करा, तो आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में चला जाएगा, क्योंकि आप जिस डायरेक्शन में खड़े हो, जब आप अपोजिट खड़े होते हो अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्थ और साउथ में, तो आपका फेस की डायरेक्शन भी चेंज होती है गाइस। अगर आप साउथ फेसिंग खड़े हो तो आप जब सर को नीचे और पाँव को ऊपर करोगे तो आपका फेस नॉर्थ की तरफ जाएगा, और अगर आप नॉर्थ फेसिंग खड़े हो और सर को नीचे पाँव को ऊपर कर रहे हो तो आपका जो फेस है वो साउथ फेस में जाएगा। अब इसने कहा फेस साउथ की तरफ है आपका, इस फेस इज टुवर्ड साउथ। जब वो इस पोजीशन में है, इसका मतलब इनिशियली वो नॉर्थ पोजीशन में खड़ा था, ठीक है। इनिशियली नॉर्थ में था और फाइनल उसका जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है। अगर फेस साउथ डायरेक्शन में है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, है ना। लेकिन अब ये क्या कह रहा है, उसका जो फेस है वो इस डायरेक्शन में है, बट वो खड़ा तो किस डायरेक्शन में था, खड़ा तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में था। उसके तो हाथ की पोजीशन जो होगी वो कैसे होगी गाइस, हाथ की पोजीशन तो उसकी उसी हिसाब से होगी ना जैसे वो खड़ा था, नॉर्थ की तरफ। मतलब ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड। होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। तो अब इसने क्या पूछा था, इन विच डायरेक्शन विल हिज राइट हैंड बी,
क्लियर हमें यहाँ आंसर दिख रहा है ईस्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर, ईस्ट। होप्स आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या कह रहा है। आदित्य वॉक 50 मीटर टुवर्ड वेस्ट। 50 मीटर वेस्ट में गया, टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर। नाउ आदित्य इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन ऑफ आदित्य फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट, ठीक है गाइस। आपका क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करिए। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 मीटर आदित्य ने ट्रैवल किया वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। 50 मीटर वेस्ट किया, यहाँ खड़े होकर उसने राइट टर्न लिया, अगेन उसने 50 मीटर का ट्रैवल किया। यहाँ खड़े होकर उसने लेफ्ट टर्न लिया एंड अगेन उसने 50 मीटर का ट्रैवल किया। अब वो फाइनली इस डायरेक्शन में खड़ा है और अब आपको ये बताना है कि डायरेक्शन क्या है इनिशियल पॉइंट से उसकी। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए इज नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी इज नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन सी इज साउथ ईस्ट और ऑप्शन डी इज साउथ वेस्ट। इसको सेंटर पॉइंट मानिए, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो ईस्ट में तो है नहीं, ईस्ट वाले तो दोनों ऑप्शन कैंसिल, वेस्ट में है। अब ये देखो यहाँ से ऊपर की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। होप्स आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा गाइस, है ना। चलिए इसके बाद अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है आज के टॉपिक का गाइस। लास्ट क्वेश्चन इसी टॉपिक का, डायरेक्शन डिस्टेंस का। इस लेक्चर में हम इनफ इतना ही रखते हैं, इससे आगे नहीं जाएंगे, इतना इनफ है हमारे लिए आज के गाइस। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन के अंदर। यहाँ तक हमारे 50 क्वेश्चन रीजनिंग के कवर हो गए। आप खुद देखो गाइस, HCS के पेपर में 50 क्वेश्चन, मतलब हमने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, 50 तक हम पहुँच चुके हैं और अभी भी हमारे आने वाले लेक्चर्स में ये लगा लीजिए 10-12 क्वेश्चन तो एटलीस्ट है। इतने क्वेश्चन रीजनिंग से आ रहे हैं, आपका पूरा पेपर आप जो पेपर 2 होता है वो रीजनिंग के थ्रू कवर कर सकते हो। इतने क्वेश्चन, इतना स्कोरिंग और इतने इजी, टाइम भी कम लग रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए गाइस, बताओ, है ना। तो इसलिए रीजनिंग को कम मत समझो, जितना हो सके एफर्ट्स लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, लेक्चर सीरीज़ को फॉलो करो। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी लग रही है, मुझे बताओ, ताकि मैं इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कंटिन्यू रख पाऊँ, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन ही मुझे इनकरेज देगा, मुझे भी मोटिवेट करेगा कि हाँ आपके लिए और अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। तो आज के लिए इतना ही गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम। लास्ट लेक्चर होगा वो हमारा 2024 की सीरीज़ का, इसके बाद हम 2023 की सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे सेम वे में। तो चलिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिए, लेक्चर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर गाइस।